मैं महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया है कि हमने विलयन और तनु तथा अणुसंख्यक गुणों का जो चैप्टर है वो प्रारंभ कर रखा है, और उसमें मैंने आपको जो है सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न विधियों या पदों के बारे में बताया था, जिसमें हमने ppm, ppb, भार प्रतिशत, मोललता, मोल भिन्न, मोलरता और नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में अध्ययन किया। इनके अलावा भी जो होता है एक पद होता है सक्रियता और सक्रियता गुणांक, उसके बारे में भी हमारे को पढ़ना है, और वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ये पद सामान्यतः उन विलयनों के लिए यूज किया जाता है जिनमें जो जितनी सांद्रता होती है या जितने अणु परमाणु आयन होते हैं वे सारे जो होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हों या कोई विशेष कार्य नहीं करते हों, तो उन या वैसे विलयनों के लिए हम सक्रियता और सक्रियता गुणांक का जो पद होता है वह यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी सभी अणु परमाणु या आयन सक्रिय नहीं होते, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में समस्त अणु आयनित तो प्रत्येक सांद्रता पर होते हैं, परंतु समस्त आयन विद्युत को ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उन आयनों के मध्य प्रबल अंतरायनिक आयनिक आकर्षण बल होता है। इस कारण से आयनों का कुछ अंश ही विद्युत धारा को ले जाने के लिए स्वतंत्र होता है। आयनों के इस अंश को हम सक्रिय आयन कहते हैं और उसकी मात्रा बताने वाले पद को सक्रियता कहते हैं। आप जानते होंगे प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो डाइल्यूशन के साथ उनमें जो है वो आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। आयनन तो वो प्रत्येक सांद्रता पर होते हैं, जैसे NaCl का अपन वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होता है, वो आयनित तो रहते ही हैं, Na+ और Cl की अवस्था में रहते हैं। या यूँ कहिए जब वो सॉलिड होते हैं NaCl जो होता है वो Na+ और Cl- अलग अलग जो होते हैं, मतलब आयनाइज तो वो अलग रहते हैं परंतु वियोजित नहीं होते। आप इस वर्ड को समझिए, एक तो होता है आयनन और एक होता है वियोजन। आयनन तो मतलब आयनों के रूप में हो, तो आयनन तो जो होता है वह जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वो प्रत्येक सांद्रता पर होता है, चाहे 100% विलयन हो, परंतु वियोजित नहीं होते। वियोजित जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। वैसे भी अपन प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की जब डेफिनेशन देते हैं तो यही देते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जिनमें वियोजन की मात्रा तनुकरण के साथ या डाइल्यूशन के साथ बढ़ती जाती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जिनकी वियोजन की मात्रा उतनी नहीं बढ़ती डाइल्यूशन के साथ, या नहीं बढ़ती, या जो होती है नेग्लिजिबल रूप से वियोजन की मात्रा बढ़ती है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, आयनित तो प्रत्येक सांद्रता पर होते हैं परंतु वियोजित नहीं होते। जैसे हमने कहा कि उसमें जो वियोजित पार्ट होता है वही क्या होता है, विद्युत धारा को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो विद्युत धारा को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वही जो होता है वो सक्रिय आयन कहते हैं, और उस मात्रा को बताने वाला जो पद होता है उसे सक्रियता कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन में सक्रिय आयनों की मात्रा को सक्रियता कहते हैं, या जो किसी विलयन में जो सक्रिय आयनों की जो सांद्रता है उसे ही सक्रियता कहते हैं। अब देखिए, किसी आयन की सक्रियता तथा उसकी कुल सांद्रता में निम्न संबंध होता है। ये वो होता है A=FC, जहाँ A है वो एक्टिविटी है यानी कि सक्रियता है, F जो है वो एक्टिविटी कॉफिशिएंट होता है, और C जो है वो कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है। एक्टिविटी कॉफिशिएंट की कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि आप F करेंगे तो A/C हो जाएगा। A/C की जो मात्रक है वो भी मोल्स पर लीटर, A की जो मात्रक है वो भी मोल्स पर लीटर, सक्रियता की जो मात्रक है और सांद्रता का मात्रक है वो भी क्या है, मोल्स पर लीटर। तो जो सक्रियता गुणांक होगा उसका कोई मात्रक नहीं होगा, मैंने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है।
अब हम लेते हैं, मान ला कोई विद्युत अपघट्य है, उसमें दो आयन हैं ए और बी, तो हम और उन वो एक एक संयोजी आयन है, तो एक सामान्य एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य का अरेनियस के अनुसार जो वियोजन होगा वो निम्न प्रकार से होगा। ए बी का वियोजन ए प्लस और बी माइनस में हो जाता है। अतः द्रव्य अनुपाती के नियम के अनुसार या लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार के बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वियोजन स्थिरांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस की सांद्रता बी माइनस की सांद्रता अपॉन ए बी की सांद्रता। आप जानते हो बड़ा ब्रैकेट जो होता है वो मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत बार बताया, पिछली क्लासों में बताया है कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो हमेशा मोलर सांद्रता को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस व ए बी जो है क्रमशः ए प्लस बी माइनस व ए बी की मोलर सांद्रता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के बराबर सी ए प्लस इंटू सी बी माइनस अपॉन सी ए बी। अब इसको अगर सक्रियता के पदों में लिखें तो सी की जगह अपन ए लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस इंटू ए बी माइनस अपॉन ए बी। अब समीकरण एक का अनुसार ए का मान रखने पर एक के अनुसार हम समीकरण एक का मान जो है वो समीकरण दो में रख सकते हैं। ए जो होता है वो एफ सी के बराबर होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा के बराबर एफ ए प्लस सी ए प्लस इंटू बी माइनस एफ बी माइनस इंटू सी बी माइनस अपॉन एफ ए बी इंटू सी ए बी। अब देखिए इसको सेपरेट करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के बराबर सी ए प्लस इंटू सी बी माइनस अपॉन सी ए बी इंटू एफ ए प्लस इंटू एफ बी माइनस अपॉन एफ ए बी। अब हमारे पास दो पद हो गए, प्रथम पद और द्वितीय पद। अगर विलयन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वह तनु विलयन हो, तो ऐसे विलयनों के लिए जो सक्रियता गुणांक का मान जो होता है वो एक होता है। तो हमारे लिए जो समीकरण 3 है उसमें जो द्वितीय पद है वो एक हो जाएगा या द्वितीय पद इकाई हो जाएगा, तो हमारे को ये मिल जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा सी ए प्लस इंटू सी बी माइनस अपॉन सी ए बी। तो हम ये कह सकते हैं जो एक्टिविटी है या सक्रियता है वह सांद्रता के बराबर होगी यदि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो या बहुत तनु विलयन हो या फिर दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, तो उनके लिए सक्रियता और सांद्रता जो है वो दोनों एक ही होती है। परंतु प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो होता है सक्रियता और सांद्रता में फ़र्क होता है। अब देखिए विद्युत रासायनिक प्रयोगों में सांद्रता को मोललता या मोलिलिटी स्मॉल m के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस अवस्था में एक्टिविटी कॉफिशिएंट जो हो जाएगा उसको गामा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ए बराबर m इंटू गामा, जहाँ ए एक्टिविटी है, m जो है वो मोलिलिटी है और गामा है एक्टिविटी कॉफिशिएंट है। तो समीकरण 5 के अनुसार हमारे पास इक्वेशन 3 का निम्न रूप हो जाएगा। क्या रूप हो जाएगा, के बराबर एम ए प्लस इंटू एम बी माइनस अपॉन एम ए बी इंटू गामा ए प्लस इंटू गामा बी प्लस बी माइनस अपॉन गामा ए बी, ये हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 6 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अतः इक्वेशन 1 व 5 के आधार पर ए बराबर एफ सी बराबर एम गामा, ये हो जाएगा। एफ सी जब होगा जब सांद्रता मोलरता के पद में हो, यानी मोलरिटी हो, कैपिटल एम हो, और जो दूसरे वाला होगा अगर सांद्रता मोलरता के पद में हो तो हमारे पास एक्टिविटी कॉफिशिएंट एफ की जगह गामा हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक्टिविटी कॉफिशिएंट को बताते हैं। ये आपको ये पूरी बात बतानी है, अदरवाइज शॉर्ट नोट जो होता है वो 2 या 1.5 या 3, 2 या 1.5 या 2.5 नंबर का आता है, तो जब तक आप इतना नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राउल्स का नियम या राउल का नियम। तो राउल का नियम पढ़ने से पहले अपने को वाष्प दाब की परिभाषा को पढ़ना ज़रूरी है या वाष्प दाब के बारे में हमने को जानना चाहिए। आप जानते हो जो द्रव होता है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी होती है। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब ऊपर उठने का नेचर होता है। अगर द्रव को किसी पतीले में रख दोगे
तो धीरे धीरे पतीले में पानी कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी वाष्पीकरण या ऊपर उठने की नेचर होती है द्रव्यों की, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा। तो जब अणु जो होते हैं या परमाणु जो हैं वह धीरे धीरे वाष्पीकृत होते जाएंगे, तो द्रव जो पदार्थ है वो वाष्प अवस्था में बदलता जाएगा। और ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया जैसे जैसे ये वाष्पीकरण होता जाएगा, अगर हमने खुले पतीले के बजाय बंद पात्र में अगर ये करवाएं, तो जो द्रव की तो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, तो द्रव के जो अणु या परमाणु वाष्प के रूप में बदले हैं, वो एक ऐसी अवस्था आएगी कि धीरे धीरे द्रव वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो जो वाष्प बंद पात्र में है वह द्रव के ऊपर दबाव डालने लगेगी, तो एक साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा ये जो लगाया गया दाब है वही वाष्प दाब होता है। समझ में आई? वाष्पीकरण की क्रिया अगर हम बंद पात्र में करवाते हैं तो द्रव वाष्प में धीरे धीरे बदलता जाएगा, तो वाष्प की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक अवस्था ऐसी आएगी कि द्रव और ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि ऊपर जो वाष्प बनी हुई है वो द्रव की सतह पर दाब लगाएगी, और द्रव की सतह पर लगाया या महसूस किया गया यही दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो हमको वाष्प दाब पहले पढ़ना चाहिए। द्रवों के कुछ उच्च ऊर्जा वाले अणु गति करते हुए द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रम वाष्पीकरण कहलाता है, जिसमें धीरे धीरे करके द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदल जाता है। यदि वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक बंद पात्र में संपन्न करवाई जाए तो कुछ समय पश्चात साम्य अवस्था में वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर एक दाब स्थापित हो जाता है, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। राउल्ट्स ने 1887 में विलियनों के लिए एक नियम दिया, जिसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं या राउल का नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्या है राउल का नियम? इसके अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो उसका वाष्प दाब होता है वह उस अवयव के विलयन में मोल भिन्न और शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल फल के बराबर होता है। यानी कि जैसे माना हमारे पास दो अवयव हैं ए और बी किसी विलयन में। ए अवयव के लिए हम लिखें पी ए बराबर पी ए 0 इंटू एक्स ए। इसको कई पी ए नॉट भी बोलते हैं, अपन पी ए 0 बोलते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा। जहाँ पर पी ए है जो है वह विलयन में वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब है। पी ए 0 जो है वो है शुद्ध अवस्था में वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब है। एक्स जो ए है वह विलयन में वाष्पशील अवयव ए का मोल भिन्न है। हम ए की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अवयव बी के लिए क्या हो जाएगा? पी बी बराबर पी बी 0 इंटू एक्स बी, जहाँ पी बी जो है विलयन में वाष्पशील अवयव बी का वाष्प दाब है। पी बी 0 जो है वो शुद्ध अवस्था में वाष्पशील अवयव बी का वाष्प दाब है। एक्स बी जो है वह विलयन में वाष्पशील अवयव बी का मोल भिन्न है। अतः यदि विलयन का कुल वाष्प दाब P हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? P बराबर पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से पी ए व पी बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा P बराबर पी ए 0 इंटू एक्स ए प्लस पी बी 0 इंटू एक्स बी, समीकरण 4 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम एक्स ए जो है वो हम एक्स ए का मान 1 माइनस एक्स बी के बराबर रख सकते हैं, या एक्स बी का मान 1 माइनस एक्स ए के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुल जो होता है मोल भिन्न का योग 1 होता है, और वह होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अवयव हैं। माना 3 अवयव भी हों तो उसका मान भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर 1 होगा। अगर 4 हों तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी बराबर भी 4 ही होगा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। इसका सोल्व करें तो P बराबर पी ए 0 माइनस पी ए 0 इंटू एक्स बी प्लस पी बी 0 इंटू एक्स बी, तो बराबर हो जाएगा P
PA0 प्लस XB इंटू PB0 माइनस PA0 समीकरण 6 प्राप्त हो गया। अब इसके अनुसार एक ग्राफ खींचते हैं जो द्रव विलयन के लिए राउल्स का नियम को बताता है। यह आदर्श विलयन के लिए राउल के नियम को बताता है। हमने y एक्सेस पे वाष्प दाब लिया है तथा x एक्सेस पे हमने मोल भिन्न लिया है। तो y एक्सेस पे जो है वह वाष्प दाब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है, माना पूरा का पूरा XA है, तो XA बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर XA जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर का मान घटता जाएगा और B का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर XB जो है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पर XA का मान 1 हो जाएगा। या यूँ कहिए कि यहाँ पर XB का मोल भिन्न 1 है तो कुल मोल भिन्न 1 होता है, तो XA का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इधर देखें तो XA का मान जो है वो 1 है तो XB का मान 0 हो जाएगा। माना अवयव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो है वो PA0 है और अवयव B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PB0 है, तो हमारे पास ये ग्राफ हमारे को प्राप्त होगा जो ये बताया गया है। और ये जो लाइन होगी वह PB बराबर होगी PB0 इंटू XB के, और ये जो होगी वह होगी PA0 इंटू XA के बराबर, जबकि ये वाली जो लाइन होगी वह कुल वाष्प दाब को बताएगी जो कि PA प्लस PB के बराबर हो जाएगी। ये ही राउल का नियम है, इसको अपन राउल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो है क्लास में आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में बात करेंगे और राउल के लॉ के या राउल्स के नियम के विचलन में जो विचलन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।